Assalamu alaikum dear students, you are welcome back. Today we are going to discuss the topic aftermath of revolt यानी रिवोल्ट 1857 के बाद क्या हुआ। ये चैप्टर है, ये टॉपिक लिया गया है रिवोल्ट ऑफ 1857 से। तो इसमें आज हम डिस्कस करेंगे जब रिवोल्ट ख़त्म हुआ, रिवोल्ट को क्रश किया गया, उसके बाद कौन सी चेंजेस आई। तो ब्रिटिश हैड रिटेन्ड कंट्रोल of the country by the end of 1859, but they could not carry on ruling the land with the same policies anymore. Given below are the important changes that were introduced by the British. तो 1859 तक ऑलमोस्ट सारे सेंटर्स जो स्टॉर्म सेंटर्स थे जहाँ पे रिवोल्ट आया था वो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आए, और 1858 में ही यानी रिवोल्ट के दौरान ही 1858 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया एंड दिस कैम टू बी नोन एज बेटर गवर्नमेंट एक्ट। तो इसको दूसरा नाम भी है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 1858 में रिवोल्ट के दौरान ही एक एक्ट पास किया गया, ये सोच कर के रिवोल्ट ख़त्म होगा। इस रिवोल्ट को नाम दिया गया था 1858 एक्ट, या इसका दूसरा नाम है बेटर गवर्नमेंट एक्ट, और इसका तीसरा नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। तो इस एक्ट में क्या किया गया, तो जो चेंज लाई गई वो आप आराम से यहाँ पे देख सकते हैं। लुक एट दिस क्लियरली। फर्स्ट, the British Parliament passed a new act in 1858 and transferred the powers of the English East India Company to the British Crown in order to ensure a more responsible management of Indian affairs. And member of the British Cabinet was appointed Secretary of State for India and made responsible for all matters related to the governance of India. He was given the council to advise him, called the Indian Council. The Governor General of India was given the title of Viceroy, that is a personal representative of the crown. Through these measures, the British government accepted direct responsibility for ruling India. तो पहली चेंज, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेंज, ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल ख़त्म। ये पहली चीज़ थी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो अब तक रूल कर रही थी, 100 साल उनको रूल करते हुए हो गए थे। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डायरेक्टली, यानी ब्रिटिश किंग या ब्रिटिश क्वीन ने कहा कि अब हम डायरेक्टली हिंदुस्तान पे रूल करेंगे। पहले कंपनी के थ्रू वो रूल कर रहे थे। मतलब क्या, अगर हिंदुस्तान में कोई भी चेंज लानी होती थी, कोई भी लॉ पास करना होता था, तो पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट पास करती थी। पास करने के बाद वो पहुंच जाती थी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी उसको इम्प्लीमेंट करती थी हिंदुस्तान में। अब इस सिस्टम को ख़त्म किया गया। अब डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट लॉ बनाएगी और सीधे हिंदुस्तान पे इम्प्लीमेंट करेगी। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, कंपनी का रूल ख़त्म किया। अब डायरेक्टली जो इंडिया वाज टू बी गवर्नड इन द नेम ऑफ किंग और क्वीन ऑफ इंग्लैंड। अब ये हिंदुस्तान पे रूल करेंगे किंग या क्वीन के नाम से, जो भी वहाँ पे रूलर है। सो किंग हो या क्वीन, उसको हम क्राउन बोलते हैं। चाहे किंग रूल करे या क्वीन रूल करे, उसको हम क्राउन बोलते हैं। क्राउन यानी ताज, यानी जो भी ऑर्डर्स आएंगे वो अब किंग या क्वीन से आएंगे डायरेक्टली। तो फिर हिंदुस्तान में कौन रहेगा, हिंदुस्तान का हेड कौन होगा। तो पहले आपको याद होगा हिंदुस्तान की जो एडमिनिस्ट्रेशन होती थी, दैट वाज हेडेड बाय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो हिंदुस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन में ब्रिटिश इंडिया की जो एडमिनिस्ट्रेशन में हेड था, इट वाज गवर्नर जनरल। लेकिन अब उसको नाम बदल दिया गया, उसका नाम रखा गया वाइसरॉय। तो वाइसरॉय और गवर्नर जनरल में डिफरेंस है। वाइसरॉय अब डायरेक्टली ऑर्डर्स फॉलो करेगा क्राउन के। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ क्लियर नज़र आएगी, द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज गिवन द टाइटल ऑफ वाइसरॉय, दैट इज़ अ पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन। यानी अब जो वाइसरॉय यहाँ पे रहेगा, वो डायरेक्टली ऑर्डर्स लाएगा ब्रिटिश गवर्नमेंट से, यानी वो डायरेक्टली ऑर्डर्स लाएगा किंग या क्वीन से जो इंग्लैंड में पास होंगे। दूसरा, एक ऑफिस क्रिएट किया गया, एक ऑफिस क्रिएट किया गया हिंदुस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, और इस ऑफिस को नाम दिया गया इंडियन काउंसिल। तो ये इंडियन काउंसिल क्या थी, इंडियन काउंसिल एक ऑफिस थी जो लंदन में रखा गया। यानी जो भी पॉलिसीज़, जो भी रूल्स गाइडलाइंस या जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स उठाने हैं,
वो उस इंडियन काउंसिल में उठाए जाएंगे। सारा कुछ डिस्कस होगा इंग्लैंड में। तो ये करेगा कौन? ये करेगा एक पर्सन जिसको नाम दिया गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। हाँ, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। तो उसके 14 या 15 और मेंबर्स होंगे जो वहीं पे रहेंगे इंग्लैंड में ही, लेकिन उनका खाना पीना रहना सैलरी जो भी उन पे खर्चा होगा वो हिंदुस्तान से आएगा। यानी हिंदुस्तान के नाम से एक काउंसिल क्रिएट किया गया, एक ऑफिस क्रिएट किया गया जो सारे डिस्कशंस करेगा। इससे ये साबित होता है कि जो भी पॉलिसीज़ बनानी होंगी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाएगा, और उसके एडवाइस के लिए जो 15 मेंबर्स होंगे वो उसके साथ रहेंगे, लेकिन ये सारा ऑफिस लंदन में रहेगा, उनका खर्चा हिंदुस्तान उठाएगा। उसके नीचे काम करेगा वाइस रॉय, वाइस रॉय के नीचे काम करेंगे गवर्नर्स। तो एट द टॉप इज़ ब्रिटिश किंग और क्वीन, followed by Secretary of State for India, and then followed by Viceroy of India, and then followed by Governor Generals of India, and so on. तो यहाँ अब ईस्ट इंडिया कंपनी का रोल बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो ये थी पहली चेंज। दूसरी चेंज देखते हैं। दूसरी चेंज को गौर से देखिए, आप लोग नज़र आएगा। All ruling chiefs of the country were assured that their territory would never be annexed in future. They were allowed to pass on their kingdoms to their heirs, including adopted sons. However, they were made to acknowledge the British Queen as their sovereign paramount. Thus, the Indian rulers were to hold their kingdoms as subordinate of the British crown. तो आपको याद होगा, मैंने पहले भी कहा है कि रिवोल्ट के दौरान जिन रूलर्स ने, हिंदुस्तान के जिन रूलर्स ने जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर थे, जो ब्रिटिश रूल के अंडर थे, तो जिस किसी किंग या प्रिंस ने या इंडियन रूलर्स ने ब्रिटिश गवर्नमेंट का सपोर्ट किया रिवोल्ट के दौरान, हेल्प की, अपनी आर्मी दी, अपने रिसोर्सेज दिए, उनको अब गारंटी दी गई कि आपकी किंगडम अब कभी नहीं छीनी जाएगी, आप हमेशा किंग रहेंगे, आप हमेशा नवाब रहेंगे, आप हमेशा रूलर्स रहेंगे। लेकिन कंडीशन एक होगी कि आपको ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपना सुप्रीम मानना होगा, यानी आप जो भी रूल करेंगे वो हमारे अंडर करेंगे। तो अब ये गिफ्ट था उन लोगों के लिए जिन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट का सपोर्ट किया, जिन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट का सपोर्ट किया टू सप्रेस द रिवोल्ट, रिवोल्ट को ख़त्म करने के लिए। तीसरी चेंज क्या थी इस एक्ट के अंडर? It was decided that the proportion of Indian soldiers in the army would be reduced and the number of European soldiers would be increased. It was also decided that instead of recruiting soldiers from Awadh, Bihar, Central India and South India, more soldiers would be recruited from among the Gorkhas, Sikhs and Pathans. इस बात को गौर से समझिए। पहली चीज़ जो होगी वो ये कि आर्मी में जो अब हिंदुस्तान में ब्रिटिश आर्मी रहेगी, इस आर्मी में ज़्यादातर सोल्जर्स यूरोपियंस होंगे। पहले उल्टा था, पहले 70% सोल्जर्स हिंदुस्तानी थे और सिर्फ 30% यूरोपियंस थे। अब उल्टा होगा, अब ज़्यादा से ज़्यादा 30% इंडियन सोल्जर्स होंगे और 70% यूरोपियन सोल्जर्स होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि रिवोल्ट स्टार्ट किया सोल्जर्स ने, तो प्रपोर्शन उनका कम किया गया। अब देखते हैं प्रपोर्शन कैसे ख़त्म हुआ। पहले एक यूरोपियन सोल्जर होता था और उसके अंडर 4 इंडियंस होते थे, कभी 6 या कभी 7 भी। अब उल्टा होगा, अब 4 या 3 यूरोपियन सोल्जर्स होंगे और उनके साथ एक इंडियन सोल्जर होगा, यानी उल्टा यानी इंडियन सोल्जर्स कम, यूरोपियन ज़्यादा। दूसरी बात, पहले जो भी सोल्जर्स थे उनको रिक्रूट किया जाता था अवध से, बिहार से, सेंट्रल इंडिया से, साउथ इंडिया से। तो आपने खुद भी देखा, जो रिवोल्ट हुआ वो अवध में हुआ, बिहार में हुआ, सेंट्रल इंडिया में हुआ, या फिर साउथ इंडिया के कुछ पार्ट्स में भी हो गया। अब इन जगहों से बिल्कुल भी रिक्रूटमेंट नहीं होगी, यानी ब्रिटिश आर्मी में अब इन एरियाज से किसी भी सोल्जर को रिक्रूट नहीं किया जाएगा। फिर क्या, कहाँ से करेंगे? वहाँ से करेंगे जहाँ से रिवोल्ट के दौरान हेल्प आया। सिक्स चुप रहे रिवोल्ट के दौरान, इनकी आर्मी में ज़्यादा वेलकम होगी, अब आर्मी में ज़्यादा यही रिक्रूट होंगे। गोरखाज, इन्होंने आर्मी को फुल सपोर्ट किया, ब्रिटिश आर्मी को रिवोल्ट के दौरान,
इनको आर्मी में रिक्रूट करेंगे। सिंध जहाँ पे पठान्स थे, जी हाँ, सिंध चुप रहा रिवोल्ट के दौरान, अब यहाँ से आर्मी को रिक्रूट किया जाएगा। अब जो सोल्जर्स अवध से थे या सेंट्रल इंडिया से थे, बिहार से थे, उनको कैसे निकाला गया आर्मी से? उनको कहा गया, उनको नाम दिया गया नॉन मार्शल रेसेस। जी हाँ, नॉन मार्शल रेसेस। मार्शल रेस हम बोलते हैं उन लोगों को जिनका काम होता है लड़ना भिड़ना, यानी जो पैदाइशी लड़ाकू हों, जो जिनके खून में ही लड़ने का जो हुनर होता है वो हो। तो अवध, बिहार, सेंट्रल इंडिया, साउथ इंडिया, यहाँ के सोल्जर्स को कहा गया आप नॉन मार्शल रेसेस हो, यानी आपको लड़ने भिड़ने की कोई तमीज़ नहीं है, आपको लड़ना वड़ना नहीं आता है। जबकि गोरखा, सिख्स और पठान्स को कहा गया यू आर मार्शल रेसेस, आपको लड़ना भिड़ना आता है, आप ख़ानदानी हो, तो आपके खून में ही है लड़ना। तो असल में ये पॉलिसी थी उन एरियाज़ को, उन आर्मीज़ को, उन सोल्जर्स को बाहर निकालना जिन्होंने रिवोल्ट किया, या जहाँ से भी रिवोल्ट हुआ उनको आर्मी से दूर रखना। तो यहाँ हमें तीसरे पॉइंट में क्लियर नज़र आया, एक, इंडियन सोल्जर्स अब आर्मी में कम नज़र आएंगे। दूसरा, जितने भी इंडियन सोल्जर्स होंगे उनके सुपीरियर्स, उनकी जो मेजॉरिटी हमेशा यूरोपियन सोल्जर्स की रहेगी। दूसरा, बिहार, अवध, सेंट्रल इंडिया और साउथ इंडिया से सोल्जर्स रिक्रूट नहीं किए जाएंगे, बल्कि गोरखा, सिख्स और पठान्स को रिक्रूट किया जाएगा। ये इसलिए क्योंकि उन्होंने रिवोल्ट के दौरान सपोर्ट किया। अब इसके बाद सबसे ख़तरनाक प्रॉब्लम थी मुसलमानों की। वो क्या थी? जो ये रिवोल्ट आया, ये समझा गया कि ये मुसलमानों ने किया, इसलिए ज़्यादातर मुसलमानों की प्रॉपर्टीज़, उनकी लैंड्स, उनकी पोजीशंस, उनकी जो रेस्पेक्ट हुआ करती थी उस पर इम्पैक्ट पड़ा। तो ये सब उनसे छीना गया, क्योंकि ये समझा गया ये बगावत मुसलमानों ने की है और यही रेस्पॉन्सिबल है इस रिवोल्ट के लिए। लेकिन बाद में सर सैयद अहमद ख़ान, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रहे, सर सैयद अहमद ख़ान ने एक किताब लिखी जिसका नाम था असबाब बगावत हिंद, यानी काजेज़ ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। उसमें वो क्लियरली कहता है कि ये मुसलमानों की बगावत नहीं थी, बल्कि जो रिवोल्ट हुआ ये सब ने मिलकर किया, और इस रिवोल्ट में सारे इक्वली पार्टिसिपेंट्स थे, क्योंकि ब्रिटिश रूल ने बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट डाला आम लोगों की ज़िंदगियों पे। तो सिर्फ मुसलमानों का ये कसूर मत ठहराइए, मुसलमानों को आप कसूरवार मत ठहराइए, सिर्फ उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि सब ने किया। रिवोल्ट हुआ तो ये मुसलमानों ने स्टार्ट नहीं किया, तो ही डिफेंडेड मुस्लिम्स। तो 1906 के बाद मुसलमानों के साथ जो रवैया था, जो बढ़ता था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, वो थोड़ा चेंज होने लगा। वो फ्यूचर में आप डिस्कस करेंगे वो टॉपिक इंशाल्लाह। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट फीचर हम पढ़ेंगे क्या था। ब्रिटिश डिसाइडेड टू रेस्पेक्ट द कस्टमरी रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ द पीपल इन इंडिया। जैसे मैंने पहले ही कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहले से ही हिंदुस्तान के रिलीजियस, सोशल या ट्रेडिशंस या कस्टम्स या वैल्यूज़ में इंटरफेयर करना शुरू किया। अब ये समझ गए कि इनके मज़हब या इनकी सोसाइटी के साथ टच करना मतलब आग को हवा देने के बराबर है। अब आज के बाद हम इनके कस्टम्स में, इनके ट्रेडिशंस में, इनकी सोशल लाइफ में, इनकी रिलीजियस लाइफ में इंटरफेयर बिल्कुल नहीं करेंगे, कोई इंटरफेरेंस नहीं, जो जी मैं जाके करो। तो सिक्स्थ, पॉलिसीज़ वर मेड टू प्रोटेक्ट लैंडलॉर्ड्स एंड ज़मींदार्स एंड गिव देम सिक्योरिटी ऑफ राइट्स ओवर देयर लैंड। जैसे मैंने पहले ही कहा, जो ज़मींदार, जो लैंडलॉर्ड्स ब्रिटिश गवर्नमेंट की सपोर्ट के लिए आए, जिन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट का फुल सपोर्ट किया रिवोल्ट के दौरान, रिबेल्स को पकड़ने में, उनको मारने में, रिवोल्ट को सप्रेस करने में, उनको ज़मीनें वापस दी गई और उनको मालिक बनाया गया। अब उनको गारंटी दी गई कि आपके राइट्स कभी छीने नहीं जाएंगे, जाइए अब आप ऐसे मालिक हैं अपनी ज़मीनों के। तो ये था रिवॉर्ड लैंडलॉर्ड्स को। तो दोनों कैटेगरीज को रिवॉर्ड मिला, एक रूलर्स जिन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट का सपोर्ट किया, दूसरे लैंडलॉर्ड्स जिन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट की हेल्प की, जिन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट का सपोर्ट किया, जो रिवोल्ट करने वालों के खिलाफ हुए।
तो 10 a new phase of history began after 1857. तो ये स्टॉर्म सेंटर्स है, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं ये सारी चीज़ें। तो एक बात यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा डियर स्टूडेंट्स, वो ये कि आखिर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो रूल करने के राइट्स थे वो क्यों लिए गए, यानी आखिर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ये क्यों छीना गया, रूल करने का हक क्यों छीना गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में क्यों ये डायरेक्टली हिंदुस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन आ गई। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कहा, ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये डिस्कशंस हुए कि जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है इनको रूल करना नहीं आता है, ये सिर्फ ट्रेडिंग कंपनी है, इन्हें सिर्फ बस ट्रेड करना आता है, रूल करना नहीं। अगर इन्होंने अच्छे से रूल किया होता तो रिवोल्ट नहीं होता, तो इनको आया ही नहीं है रूल करना। अब हम रूल करेंगे डायरेक्टली और कोई रिवोल्ट आज के बाद नहीं होगा। तो ये कहकर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के राइट्स छीने गए और इस तरह से कंपनी रूल ख़त्म हुआ और ब्रिटिश क्राउन का रूल स्टार्ट हो गया 1858 से। यानी 1858 से लेकर 1947 तक जो रूल रहा, इट इज़ कॉल्ड एज डायरेक्ट ब्रिटिश रूल। पहले कंपनी रूल, अब डायरेक्ट ब्रिटिश रूल। तो माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर आता है, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक है नेचर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। ये रिवोल्ट अगर हुआ तो कैसे हुआ, इसका नेचर क्या था, चलिए देखते हैं। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं जो ये रिवोल्ट था ये सिर्फ एक सिपाही म्यूटिनी था, मतलब ये आर्मी सोल्जर्स जो सेटिस्फाई नहीं थे अपनी सैलरी के साथ, जो खाने पीने की चीज़ों के साथ सेटिस्फाई नहीं थे, या फिर हम यूँ कहेंगे उन्होंने एक छोटा सा रिवोल्ट किया अपने ऑफिसर्स के ख़िलाफ़, ये बस वही था और कुछ नहीं था। कुछ लोग, कुछ स्कॉलर्स, कुछ हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि ये पहला वार था, पहली जंग आज़ादी था हिंदुस्तान में जिसने ब्रिटिश रूल को ख़त्म करने की कोशिश की। और 2 साल तक ऐसा लगा भी कि ब्रिटिश रूल ख़त्म हो रहा है, लेकिन एक ग्रुप स्कॉलर्स का ये भी कहता है कि नहीं, ये फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं था या वार ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं था। अब उनके आर्ग्यूमेंट्स देखते हैं क्या है। पहली बात, अगर ये वार ऑफ इंडिपेंडेंस था तो सारे लोग मिलकर लड़ते इसमें और ब्रिटिश रूल को ख़त्म करने की कोशिश करते, जबकि जितने भी हमने लीडर्स देखे वो अपने लिए लड़ रहे थे। से फॉर एग्ज़ाम्पल आर्मी सोल्जर्स लड़ रहे हैं क्योंकि उनकी अपनी प्रॉब्लम्स है, न्यू कैटरेज है, जो प्रमोशंस उनको नहीं मिल रही है, जो खाने पीने की चीज़ें उनको दी जाती हैं उसमें प्रॉब्लम है, जो उनको ज़बरदस्ती दूसरी कंट्रीज़ में लड़ने के लिए भेजा जा रहा है वो प्रॉब्लम है। तो वो अपने लिए लड़ रहे थे। बहादुर शाह जफ़र बना लीडर, वो चाहता था कि मेरी मुग़ल एम्पायर फिर से स्टार्ट हो जाए। लक्ष्मीबाई लीडर बनी तो वो चाहती थी कि मेरा बेटा किंग बने। इसी तरह से जो बिरजिस कादिर और जो बेगम हज़रत महल थी यानी वाजिद अली शाह के ख़ानदान से, वो चाहते थे कि फिर से अवध हमारे कंट्रोल में आ जाए। हर कोई अपने अपने लिए लड़ रहा था हिंदुस्तान के लिए। कौन लड़ रहा था? हर कोई लीडर, हर कोई अपने अपने लैंडलॉर्ड्स अपनी ज़मीन के लिए लड़ रहे थे, कल्टिवेटर्स अपनी ज़मीन के लिए लड़ रहे थे, तो ट्राइबल्स अपने फॉरेस्ट राइट्स के लिए लड़ रहे थे, जो लीडर्स थे वो अपने मकसद से लड़ रहे थे। तो कोई वार नहीं कर रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ कि हिंदुस्तान में ब्रिटिश रूल ख़त्म हो जाए, हर कोई अपना मकसद चाहता था। तो इससे ये पता चलता है इट वाज नॉट द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। एक और ग्रुप है हिस्टोरियंस का जिनको हम मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस कहते हैं, वो कहते हैं जो ये रिवोल्ट ऑफ 1857 था ये असल में क्या था, these were the peasants in uniform, these people who rebelled against the British rule, these were the peasants in uniform। अब समझने की कोशिश करते हैं, इस बात को पूरी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने आर्मी रिक्रूट की तो हिंदुस्तान के जो ये लोग रिक्रूट किए गए इनको विलेज से रिक्रूट किया गया। ज़्यादातर जो आर्मी में थे वो विलेजर्स थे, यानी वो ज़्यादातर लोग पीजेंट फैमिली से थे, कल्टिवेटिंग फैमिली से थे। अपनी फैमिली को सस्टेन करने के लिए उन्होंने आर्मी ज्वाइन की और सैलरी पाकर वो अपना घर चलाते थे।
तो रिवोल्ट के दौरान क्या ऐसा हुआ कि उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट का साथ नहीं दिया। देखिए डियर, जहाँ पे भी टैक्स लगाया गया, जहाँ पे भी कल्टीवेटर्स पे टैक्स लगाया गया, लैंडलॉर्ड्स पे टैक्स लगाया गया, तो उन फैमिली से निकले हुए थे वो जवान जो ब्रिटिश आर्मी में थे। तो अंदर से जो ये सोल्जर्स थे, यानी बाय हार्ट, बाय साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, ये अंदर से सोल्जर्स नहीं थे, ये अंदर से कल्टिवेटर्स थे। बाहर से इन्होंने यूनिफॉर्म तो पहनी थी, लेकिन असल में इनकी जो नेचर था वो तो डेफिनेटली कल्टिवेटर्स थे। तो इनको अपनी ही फैमिलीज़ के अगेंस्ट किया गया। देखते हैं कैसे। किसी ने अगर रेंट पे नहीं किया, किसी का जो फसल है वो तबाह हो गई ड्रॉट्स की वजह से, फेमिन्स की वजह से, या फिर किसी और रीज़न की वजह से, अगर किसी की फसल तबाह हो गई, ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको ज़बरदस्ती करती थी कि आपको रेंट पे करना होगा इन एनी हाउ। अगर वो रेंट पे नहीं करता था, उसको पीटने के लिए, मारपीट करने के लिए, पकड़ने के लिए, सज़ा देने के लिए आर्मी भेजी जाती थी। ये आर्मी तो उनकी अपनी ही थी ना, ये लोग तो वही थे ना, उन्हीं फैमिली से आए थे जिनको ये पीटने जा रहे थे। तो अंदर से ये सारे सोल्जर्स असल में कल्टिवेटर्स थे। बाहर से इन्होंने यूनिफॉर्म पहनी थी किनकी? ईस्ट इंडिया कंपनी की। सो जब भी इन्होंने रिवोल्ट किया, ये उस वक्त सोल्जर कम कल्टिवेटर ज़्यादा थे, क्योंकि हर जगह पे इन्होंने प्रॉब्लम फेस की थी। घर में इनकी फैमिलीज पे फेस कर रही थी, आर्मी में ये लोग खुद फेस कर रहे थे। तो उस वक्त कुछ स्कॉलर्स कहते हैं उस वक्त जब ये रिवोल्ट हुआ, ये सोल्जर कम कल्टिवेटर्स ज़्यादा थे, इसलिए हम कहते हैं दीज वर द पीजेंट्स इन यूनिफॉर्म, दीज वर द कल्टिवेटर्स इन यूनिफॉर्म। सो कुछ लोग ये भी समझते हैं कि उन्होंने हाई टैक्सेशन के ख़िलाफ़, प्रॉब्लम्स जो ब्रिटिश रूल ने की उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। तो ये कुछ आर्ग्यूमेंट्स, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स थी डिफरेंट स्कॉलर्स की जो मैंने आपको बताई है। तो कुछ लोग मानते हैं इट इज़ जस्ट अ रिवोल्ट ऑफ 1857 जो एक टाइम पीरियड के लिए रहा तो ख़त्म हो गया। कुछ लोग कहते हैं सिपाही म्यूटिनी थी, सोल्जर्स ने किया अपने ऑफिसर्स के ख़िलाफ़। कुछ लोग ये समझते हैं कि इट वाज फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस जहाँ पे ब्रिटिश रूल को ख़त्म करने की कोशिश की गई। तो इसमें हमने देखा कि ये भी किसी हद तक पूरी तरह से ठीक नहीं है, सही नहीं है, क्योंकि जो भी लड़ता था वो अपने मतलब के लिए लड़ता था। तो कुछ स्कॉलर्स का व्यू पॉइंट है कि जो ये लड़ रहे थे, जो ये रिवोल्ट कर रहे थे सोल्जर्स, असल में ये कल्टिवेटर्स थे, पीजेंट्स थे जिन्होंने सिर्फ यूनिफॉर्म पहनी थी। तो जब इन्हें रिवोल्ट किया वो कल्टिवेटर्स ज़्यादा थे और सोल्जर्स कम। तो इस तरह से ये टॉपिक, ये चैप्टर क्लोज़ हो गया। फिर मिलेंगे अगले चैप्टर में हम दोनों, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।